friends, good morning to all of you. Myself अर्णव प्रियदर्शन एसएससी एट इंडियन रेलवेज। दोस्तों, जो कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 2025 ऑलरेडी शेड्यूल्ड है 2 जुलाई को और 28 को आपका एडमिट कार्ड भी विथ प्रॉपर एड्रेस डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, कुछ क्वेरीज आ रहे थे मेरिट इंडेक्स से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चों में ये कन्फ्यूजन है कि आखिर मेरिट इंडेक्स है क्या और क्यों कैलकुलेट करना पड़ रहा है, क्यों कैलकुलेट करना पड़ता है, और अगर कैलकुलेट किया जाता है तो कैसे आसान तरीके से हम इसको खुद से भी कैलकुलेट कर सकें। और नेक्स्ट जो मैटर ऑफ कंसर्न है कि मेरिट इंडेक्स के बाद निकलने के बाद आपका जो पोस्ट अलॉटमेंट होता है एज पर योर प्रिफर्ड पोस्ट, जो आप अलॉटमेंट और फाइनल सिलेक्शन में क्या इसका इफेक्ट होता है, ये भी एक समझने की चीज है दोस्तों। तो आज पूरा फोकस रहेगा हमारा मेरिट इंडेक्स पे। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे आप देखें मेरिट इंडेक्स है क्या, अगर मैं कहूँ तो जो आरआरबी जेई का एग्जाम है दोस्तों, उसमें एक तो जेई और दूसरा डीएमएस, ये दोनों एग्जाम होते हैं। एक सीएमए सीएमएस भी होता है। इस बार सीएमएस नहीं है, ओनली सीएमए है। सीएमए इज अनदर एग्जाम ग्रुप। यहाँ पे जेई और डीएमएस एक ही ग्रुप माना जाता है क्योंकि एलिजिबिलिटी इनकी भी डिप्लोमा इन इन्हीं ब्रांच होती है। और जेई की जो एलिजिबिलिटी है वो सिविल वाले जो डिप्लोमा है वो बस सिविल के लिए फाइट करते हैं, अलग हो जाता है। बाकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सीएसआईटी इनकी इंटर एलिजिबिलिटी होती है बहुत सारे पोस्टों पे। तो थोड़ा सा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अब इतने सारे ब्रांच हैं, उनके सब ब्रांच हैं, इतने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि हर एक जो लेवल हो टेक्निकल पेपर्स का या नॉन टेक पेपर्स का, वो अलग अलग ब्रांच के पेपर में लेवल डिफर करेगा। अब लेवल जब डिफर करेगा तो अलग अलग रॉ मार्क्स आ रहे हैं सभी बच्चे के। मान लीजिए कुछ बच्चों के 60 रॉ मार्क्स आ गए 100 में, मतलब कि उनको 150 में अगर 90 आया होगा तो यहाँ पे उनको 60 आ गया। तो ऐसे केस में क्या किया जाए, सभी का 60 है। एक मैकेनिकल से बनता है, उसका भी 60 है रॉ मार्क्स 100 में। एक ईसी से है, उसका भी 60 है। और मान लीजिए एक सीएसआईटी वाला है, उसका भी 60 मार्क्स है। तो तीनों के तो सेम मार्क्स हैं। ऐसे कंडीशन में बहुत सारे टाइप ब्रेकर्स आ जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं अलग अलग पेपर के लेवल को देखते हुए एक एम्बिग्यूटी वाला कंडीशन बन जाता है। इसी कंडीशन से बाहर निकलने के लिए रेलवे ने मेरिट इंडेक्स का रास्ता चुना है। मेरिट इंडेक्स क्या है दोस्तों? इट इज सिंपली इंडेक्सिंग। इंडेक्स किया जाता है मतलब कि घटते क्रम में आपके मेरिट इंडेक्स को सजाना। मेरिट इंडेक्स को निकाला जाता है। अगर प्रॉपरली हम लोग देखें तो इसमें एक कट ऑफ फिक्स किया है रेलवे ने, जिसमें कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज को के, उसके लिए 350 का अलॉटमेंट किया। और टॉप 10% बच्चे जो लेके आएंगे मार्क्स, उसको उन्होंने 900 मेरिट इंडेक्स अलॉटमेंट किया है। तो ऐसा पॉसिबल होता है क्या कि 900 से ऊपर भी किसी बंदे का आ जाए मेरिट इंडेक्स? तो ये भी एक क्वेश्चन था। तो ये है पॉसिबल है। ये कब पॉसिबल होता है ये मैं आपको एग्जांपल के साथ यहाँ पे ही समझा दूंगा। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं मेरिट इंडेक्स पे कि आखिर निकलता कैसे। अगर आप अपने आरआरबी जेई CN 5 2025 का नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ पे पॉइंट नंबर 13.4.2 में ये डिस्कस किया हुआ है, मगर वहाँ से थोड़ा समझने में आपको असुविधा होगा, इससे मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको समझाता हूँ। मेरिट इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है SQ प्लस ST माइनस SQ। उसके बाद एक फैक्टर है M माइनस MQ अपॉन MT माइनस MQ। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं। अब ये होते क्या है, ये है SQ, ये 350 इसको ऑलरेडी अलॉट कर दिया गया है, ये एक फिक्स नंबर है। ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उसके लिए एक अलॉटमेंट किया गया है। अब ST क्या है? ST इज द 0.1% को जो हाईएस्ट मार्क्स आएंगे, वो कुछ भी आ सकते हैं। न्यूमेरिकल जब वैल्यू आप देखोगे तो अलग अलग ब्रांच में अलग आएंगे, मगर उसके लिए एक स्केल पे फिक्स किया गया वैल्यू 900 का। ये फिक्स्ड वैल्यू है। हर फॉर्मूला में आप जब अपना निकालोगे, किसी फ्रेंड का निकालोगे, सब में ये सेम रहेगा। फिर SQ यहाँ पे 350, ये भी फिक्स्ड है। M क्या है? M है
आपके मार्क्स मान लीजिए आपका 150 नंबर का एग्जाम था, आपको उसमें 110 नंबर रॉ मार्क्स आए हैं। अगर आपका मल्टी सेशन एग्जाम है तो ये 110 हो सकता है 115 भी हो जाए, और ये हो सकता है घट के 108 भी हो जाए। अगर सिंगल सेशन एग्जाम है तो नॉर्मलाइजेशन वहां पे नहीं होगा, ये 110 ही रह जाएगा। ठीक है, तो 150 में 110 आया, तो आपको 100 में इसको कैलकुलेट कर लेना है। कॉरस्पॉन्डिंग टू 100 आपको कितना मार्क्स आएगा, वही है आपका एम का वैल्यू, वही है आपका एम का वैल्यू, रॉ स्कोर आपका। ठीक है, 100 के करस्पॉन्डिंग में। ठीक है, अब अगला देखें, एम क्यू क्या है। एम क्यू है दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच कैटेगरी। वो आपको नोट कर लेना है। देखो जनरल के लिए ये 40 होता है, जनरल के लिए ये 40 होता है, ये भी आपके नोटिफिकेशन में ही दिया हुआ है। और आपके जो एस सी एस टी या ओबीसी एनसीएल जिसको है, जैसे ओबीसी एनसीएल है और या एससी है, तो इन दोनों के लिए 30 मार्क्स होते हैं 100 में क्वालिफाइंग, और एसटी के लिए ये मार्क्स 25 हो जाते हैं। इसी क्वालिफाइंग मार्क्स के घटने के चलते दोस्तों, पिछले बार भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है, तो एस सी एस टी कैंडिडेट का देखा जाता है कि मेरिट इंडेक्स जो, जैसे कि आप एक जनरल कैंडिडेट 60 नंबर ला रहा है 100 में, और एक एस सी एस टी कैंडिडेट 60 नंबर ला रहा है 100 में, तो इसका जो मेरिट इंडेक्स निकलेगा ये हाइयर निकल जाता है, इनका 700 निकल जाएगा, इनका मगर यहाँ पे 600 ही रहेगा। ये इसी कारण होता है कि इनका क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे कम होता है। तो ये रही आपकी एम क्यू की वैल्यू। ये जो फॉर्मूला में एम क्यू दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। हर एक कैटेगरी की अलग अलग दी हुई है, अब कोई परेशानी नहीं, एज पर कैटेगरी आप बैठाओगे। अब एम टी कैसे निकालना है। अच्छा, एम टी क्या होता है दोस्तों, एम टी होता है टॉप 10 या फिर 0.1%। 0.1% कैंडिडेट का मतलब, मान लो मैकेनिकल का पेपर है, मैकेनिकल ग्रुप का जो है उसका पेपर हुआ, वहां पे 1 लाख बच्चे अपियर हुए, 1 लाख बच्चे अपियर हुए, तो वहाँ 0.1% का मतलब हो जाता है आपका 100 बच्चे हो जाएंगे। 0.1/100 इंटू 1 लाख अगर आप करेंगे तो यहाँ पे 1000 इंटू 0.1 100 बच्चे हो जाएंगे। और टॉप 10 का मतलब टॉप 10। अब इन दोनों का एवरेज मार्क्स निकालोगे टॉपर का, या तो 10 टॉपर ऊपर के, या तो 100 ऊपर के बच्चे जो ऊपर में जिनका मार्क्स अच्छा आया हुआ है, तो इनका जो एवरेज होगा, ये मान लो एक्स निकला, ये वाई निकला, इन दोनों में से हाइयर जो होगा उसको कंसीडर करोगे। तो अमूमन देखा गया है कि टॉप 10 बच्चों का ही जो मार्क्स होता है, टॉप जो 10 बच्चे हैं उनका ही एवरेज हाइयर होता है। तो आप सीधा सीधा रैंक मित्र हो या जो सारे डेटा निकालते हैं, टॉप 10 बच्चों का आप वहां से ले सकते हो एज पर रेफरेंस, मगर सारे बच्चे वहां नहीं रहते हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। हो सकता है 0.1 0.2% आपका डिफर हो जाए जो रियल रिजल्ट आएगा, मगर फिर भी मिल जाता है रिजल्ट लगभग। टॉप 10 बच्चों का वहां से आप एवरेज ले लोगे। कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि 900 से ऊपर कब होता है, तो 900 से ऊपर जब होता है बच्चों, तो मान लीजिए टॉप 10 बच्चों का एवरेज वहाँ पे 90 मार्क्स आ रहा है 100 में, और इसी टॉप 10 का एवरेज 90 है, मगर कुछ बच्चे यहाँ पे 95 वाले भी होंगे, कुछ 88 वाले भी होंगे। ये 95 वाले जो बच्चे हैं जिनका एवरेज से भी ऊपर मार्क्स है, इनका मेरिट इंडेक्स 950 960 तक भी जाता है। ये है वो केस, आप समझ गए होंगे। अब चलिए फिर से एक और फॉर्मूला की ओर चलते हैं। हम लोग फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे जो कि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला नोट डाउन करते हैं। एस क्यू का वैल्यू आपको पता है 350, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस क्यू प्लस एस टी माइनस एस क्यू, एम माइनस एम क्यू, एम टी माइनस एम क्यू। ठीक है, एक्चुअली ये एम टी बार है, एम टी बार इसको कहा जाता है। तो 350 आपको पता है, एस टी आप यहाँ पे 900 है अलॉट किया हुआ है, फिक्स नंबर है, एस क्यू फिर 350 है। अब मान लो मैं मैकेनिकल से हूँ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और मुझे नंबर आए 90 150 में। ठीक है, और मेरा सिंगल शिफ्ट एग्जाम है, नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, तो 90 ही रह गया मेरा रॉ मार्क्स। अब इसको 100 के करस्पॉन्डिंग निकालना है, तो 100 के करस्पॉन्डिंग निकालने के लिए ये कितना आ जाएगा, अगर 150 में 90 है, 100 में ये लगभग 60% आपका होगा। ठीक है, तो 60 लगभग नहीं, प्योरली 60 ही मार्क्स आपके आएंगे। तो मैं निकाल लिया, मेरा 60 मार्क्स यहाँ मैंने पुट किया। अब एम क्यू क्या है, एम क्यू जो कि मान लीजिए मैं जनरल से, ठीक है, यहाँ पे जनरल का कितना है एम क्यू का वैल्यू 40 मार्क्स, मैंने यहाँ 40 पुट कर दिया। अब एम टी बार,
अब मैकेनिकल का जो पेपर हुआ है आप नोटिफिकेशन में ही पढ़ोगे, अगर सिंगल शिफ्ट में हुआ है तो सिंगल शिफ्ट में जितने भी बच्चे मैकेनिकल पेपर में आए टॉप 10 का एवरेज मार्क्स ले लेना है। अगर मल्टीपल शिफ्ट में हुआ है तो सारे ही शिफ्ट को जोड़ दो, 3 शिफ्ट हुआ तो तीनों शिफ्ट को जोड़ दो, जितने बच्चे हैं उनमें से टॉप 10 का आपको एवरेज लेना है। मैं मान के चलता हूँ कि टॉप 10 का एवरेज जो है वो 90 आया, 100 में 90 नंबर बोल लेके आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ 90 पुट किया। अब MQ तो सेम ही है 40। अब मेरिट इंडेक्स कितना निकल के आ रहा है मेरा, देखिए अभी मैं अलग अलग ब्रांच में निकाल के सेम मार्क्स पे आपको दिखाऊंगा। 350, ये अगर माइनस करोगे यहाँ से तो 550। अब ये कितना, 20/90 माइनस 40, 50, 2/5, 2/5 तो 350 प्लस 550 इंटू 2/5, ये 110 हो गया, इंटू 2 220, मतलब 350 प्लस 220 अगर जोड़िएगा तो निकलेगा 570। ठीक है, ये जनरल की बात थी। अगर कोई SC कैंडिडेट सेम मार्क्स लेकर आया 60, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ फॉर्मूला, 350 प्लस 550 और फैक्टर क्या चेंज हो जाएगा, देखो 60 माइनस 30 हो जाएगा, 90 माइनस 30 हो जाएगा। अब इसको निकालो, 350 प्लस 550, ये ऊपर वाला फैक्टर 30/60, मतलब 1/2, तो 1/2 आने पे कितना आ रहा है, 275, 350 प्लस 275, मतलब अगर आप जोड़िएगा यहाँ पे तो 625। मतलब देखो एक ऐसी कैंडिडेट का 60 नंबर आया और एक जनरल कैंडिडेट का 60 नंबर आया, दोनों का मेरिट इंडेक्स कितना डिफरेंस है, इनका 570 मेरिट इंडेक्स है, इनका 625 है, मतलब कि जस्टिफाई हुआ। मतलब कैसे, हम लोग कहते हैं ना कि SC कैंडिडेट का कम कट ऑफ जाता है, तो यहाँ पे रॉ मार्क्स तो सेम है। तो मान लो अगर कोई जनरल का बंदा 60 पे क्वालिफाई नहीं कर पाया, मगर इसका भी तो 60 है, ये भी क्वालिफाई फिर कैसे करेगा, कट ऑफ कम होना पड़ेगा। कट ऑफ कम होने का मतलब मेरिट इंडेक्स उसका अगर हम लोग सेम लेवल पे सेम स्केल पे अगर इसको बैठाएंगे तो जो कम होना था कट ऑफ उसको मेरिट इंडेक्स में हमको बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए इनका मेरिट इंडेक्स यहाँ बढ़ जाता है। मतलब कि इनका जो है मेरिट इंडेक्स ही यहाँ इंक्रीज हो जाता है सेम मार्क्स पे, मतलब कि इनका फिर भी कट ऑफ कम ही रह गया, मेरिट इंडेक्स बढ़ जाता है ऑटोमेटिक। इसका मतलब ये है कि कट ऑफ कम नंबर में भी इनका मेरिट इंडेक्स उतना ही रहा। समझ सकते हो कि 570 अगर सेम ही मेरिट इंडेक्स लाने के लिए SC के बच्चों को जैसे 50 नंबर ही लाना पड़ेगा, तो कट ऑफ कम हो गया। यही है, मतलब कट ऑफ कम होना मेरिट इंडेक्स ऑटोमेटिक बढ़ जाना, एक ही बात है, इसलिए उनका मेरिट इंडेक्स हायर साइड पे रहता है। अब देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, एक इलेक्ट्रिकल का बंदा है, एक मैकेनिकल का बंदा है, एक आपका सिविल का मैं एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सिविल में इंटर एलिजिबिलिटी नहीं है, उनका जो भी है टॉप 10 का मार्क्स टॉप 10 का ही रहेगा, कोई वहां पे उनका मेरिट इंडेक्स आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। सिविल का टॉप 10 बच्चा का एक शिफ्ट का या दो शिफ्ट का एक साथ जोड़ के निकाल लो, सीधा फॉर्मूला पे पुट करो, निकल जाएगा, इजी है। मगर मैं जहाँ पे एम्बिग्यूटी रहती है वो समझा रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और यहाँ पे EC। ठीक है, 3 कैंडिडेट हैं, तीनों को आया 60 60 60 100 में रॉ मार्क्स, मगर इनका जो इलेक्ट्रिकल में टॉप 10 का मार्क्स है वो 85 है, मैकेनिकल में जो टॉप 10 का मार्क्स है वो 90 है, और EC में ये घट के 75 हो गया, ऐसा मानते हैं। मान लो EC में पेपर हार्ड आ गया तो टॉप 10 बच्चे भी कम मार्क्स स्कोर कर पाए तो 75 ही रह गया, मैकेनिकल में इजी आ गया तो 90 कर पाए, और इलेक्ट्रिकल में मॉडरेट रहा तो 85 कर पाए। तो अब मेरिट इंडेक्स देखो, तीनों का रॉ मार्क्स सेम होने के बावजूद भी इनका मेरिट इंडेक्स डिफर हो जाएगा। यहाँ आप लिखो सीधा SQ का वैल्यू 350, फिर 550, 900 माइनस 350 किया मैंने। अब यहाँ पे M वाला फैक्टर लिखो, आपको कितना नंबर आया 60, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए निकाल रहा हूँ। आपका कितना है क्वालिफाइंग, जनरल कैंडिडेट है मान लो 40। अब आपका यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल वाले का टॉप 10 का 85 और यहाँ पे फिर 40, ये निकल गया आपका इलेक्ट्रिकल वाले का। इनका क्या निकलेगा, 350 प्लस 550, यहाँ पे 20/45, 20/45, 110 और 9, मतलब लगभग आप अगर इसको मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ क्या आएगा, 110/9 इंटू 20, 244.44 प्लस 350, मतलब इनका आ रहा है यहाँ देखिए 594.4, इसको नोट डाउन कीजिए।
अब मैं मैकेनिकल का निकालता हूँ। मैकेनिकल का निकालने में क्या आएगा, 350 प्लस 550 और यहाँ पे 60 माइनस 40 20 ही रहेगा और अपॉन 90 माइनस 40 हो जाएगा क्योंकि इनका 90 है टॉप टेन का, ये 50 आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट 11 220 अगर जोड़ोगे 570 आ रहा है, 570 आ रहा है मैकेनिकल का सेम मार्क्स में। और वहीं अगर ईसीई का हम निकाल रहे हैं, ईसी का फिर 350 प्लस 550 इंटू ये भी 20 रहेगा, मगर नीचे वाला फैक्टर फिर 75 माइनस 40 होने के कारण 35 हो जाएगा। तो 20/35 जो फैक्टर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करो 550 से, 314 प्लस 350। सेम मार्क्स में ईसी का मेरिट इंडेक्स आ रहा है 664.28। 664.28 ये रहा आपका इलेक्ट्रिकल का मेरिट इंडेक्स, ये रहा मैकेनिकल का और ये रहा ईसी का। मतलब सेम मार्क्स में अलग अलग ब्रांच के मेरिट इंडेक्स अलग आते हैं। ठीक है, ये इसलिए आते हैं क्योंकि उनका टॉप 10 का कैंडिडेट्स का नंबर अलग होता है। जिनका हायर शिफ्ट था, जिनका मतलब हार्ड शिफ्ट था, उनका कंपनसेट हो गया, उनका मेरिट इंडेक्स ऑटोमेटिक बढ़ गया। जिनका हल्का शिफ्ट था उनका भी यहाँ कंपनसेट हो गया, थोड़ा सा मेरिट इंडेक्स नीचे आ गया, क्योंकि सारे का इंडेक्सिंग तो एक ही स्केल पे हमें करना है। 350 से 900 या 1000 तक के बीच में एक ही स्केल पे हमको इंडेक्सिंग करना है। क्यों करना है? फॉर पोस्ट अलॉटमेंट, इसीलिए मैंने पोस्ट अलॉटमेंट की बात की। जो भी आपने पोस्ट प्रेफरेंस डाला, अब मान लो कोई एक पोस्ट है एक्स, उसकी वैकेंसी जनरल में है 40 और 100 बच्चों ने उस 40 को रखा अपने फर्स्ट प्रेफरेंस में, 200 बच्चों ने उसको रखा सेकेंड प्रेफरेंस में। तो ये 100 बच्चे को जो फर्स्ट प्रेफरेंस में जिन्होंने रखा है, इनका मेरिट इंडेक्स पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखा जाएगा। ठीक है, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब देखा जाएगा, जो टॉप पे होंगे पहले वाले, उनको यहाँ पे अलॉट कर दिया जाएगा। जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे भी रखा और उनका मेरिट इंडेक्स भी बढ़िया है, तो उनको अलॉट हो जाएगा। मगर मान लो किसी ने फर्स्ट प्रेफरेंस पे तो रखा, मगर उतने बच्चे ही यहाँ पे नहीं आ पाए 40, 30 ही बच्चे ऐसे थे कि फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा और मेरिट इंडेक्स उनका ऊपर है इस पोस्ट के लिए, तो उनको मिलेगा। बाकी जो और पोस्ट बच गए, अब सेकेंड प्रेफरेंस वालों को देखा जाएगा, उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेरिट इंडेक्स लिखा जाएगा। उसमें से मान लो 5 बच्चे मिल गए तो उनको अलॉट हो जाएगा, फिर थर्ड में देखा जाता है। इस टाइप से पोस्ट अलॉटमेंट भी मेरिट इंडेक्स के बेसिस पे ही किया जाता है फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं कि मेरिट इंडेक्स को लेके जो भी कंफ्यूजन होगा, निकाला कैसे जाता है, अब आप आराम से खुद भी निकाल पाओगे और आपको सारा कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में मिलेंगे आपके साथ दोस्तों।